चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर आया तुम लोग भी। चलो देखो यहाँ हम शुरू करें वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। पहले हम लोग पढ़ लेंगे वर्क, कार्य। जब वर्क खत्म होगा तो फिर पढ़ेंगे पावर, शक्ति। फिर जब पावर पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे एनर्जी, ऊर्जा के बाद। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि वर्क जो है करता कौन है कि नहीं। अगर हम पूछे कि वर्क करता कौन है तो हम लोग बोलेंगे आंसर में कि फोर्स। वर्क कौन करता है? फोर्स। हम लोग एक एजेंट हैं जो, जैसे कि मान लिया हम किसी बॉडी पर बल लगाएं तो कुछ काम हुआ तो हम लोग कहते हैं कि हम काम किए, ठीक है। वास्तव में काम कौन कर रहा है? फोर्स। हाँ, हम एक माध्यम है जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस फोर्स के द्वारा मेन रूप से काम हो रहा है। तो ये लिखा है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यदि किसी वस्तु पर मान लिया जाए कि फोर्स लगे या फोर्स लग रहा है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स, और उस फोर्स के कारण बॉडी चेंजेज इट्स ऑन पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। माने कि मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या अपना कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना बनावट चेंज कर रहा है, देन वी कैन से दैट, तो हम लोग कहते हैं कि वर्क इज बीइंग डन बाय दैट फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, उस बल ने उस बॉडी पर काम किया है। यदि किसी बॉडी पर बल लग रहा है और उस बल के लगने के कारण बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि उस बल के द्वारा उस बॉडी पर कार्य हुआ। इसमें हम एक बात और जोड़ देते हैं कि इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये जो हम परिभाषा लिखे डिफाइन किए हैं, ये मतलब फिजिक्स के अनुसार है। जनरल लाइफ में ये परिभाषा एकदम सही बैठता नहीं है। जनरल लाइफ में परिभाषा सही बैठता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझिए कि मान लिया जाए कि कोई लेबर है कि नहीं, कोई लेबर मान लिया जाए कि कोई सामान उठा करके या कोई सामान माथा पर रख करके परमानेंट कुछ समय के लिए खड़ा है, आधा घंटे के लिए क्या है, खड़ा। उसका कोई काम है, उसका वही काम है कि एक सामान को लेकर खाली क्या रहना है, खड़ा रहना। मानो कोई ऐसा काम है जिसके लिए उसको सिर्फ एक सामान लेके खड़ा रहना। तो बात है कि अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आदमी कोई काम नहीं कर रहा है कि नहीं। आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि आदमी मान लिया कि सामान लेकर के खड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि आदमी कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे तो जनरल लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि हाँ, एक काम ही ऐसा था कि इसमें बस मतलब उस आदमी को सामान लेकर के खड़ा रहना था, है कि नहीं। तो उसका जो मजदूरी होगा वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी अपना एनर्जी को लॉस किया है। हाँ, उसका जो एनर्जी बर्बाद हुआ है उस दौरान हम लोग उसका मजदूरी देंगे, है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो उसमें कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लिख दिए कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और ये सब बात है सिर्फ कहने सुनने तक सही है, बाकी हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक ब्लॉक है, तो मान लिया इस ब्लॉक पर किसी ने बल लगा दिया। मान लो कोई एक वस्तु है, इस पर क्या हो गया, फोर्स लगाया गया। इस बॉडी पर किसी ने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो मान लिया इस बॉडी पर किसी ने फोर्स लगा दिया और पूरा का पूरा सरफेस क्या था, मान लो कि स्मूथ था, एकदम पूरा का पूरा चिकना सरफेस है। हम इस पर फोर्स लगा दिए और फोर्स ऐसा लगाए हैं कि हम वस्तु को लेके नहीं जा रहे हैं, एक क्षण के लिए हम बस वस्तु पर बल लगा दिए और ये वस्तु अपना वेलोसिटी से निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कोई वस्तु रखा हुआ था, आपने उस पर एक बार बल लगा दिया। जैसे कि मान लिया जाए कि छोटा सा वस्तु से रखा है, एक बार उसको जोर से धक्का दे दी। जैसे कि मान लिया कोई फुटबॉल रखा हुआ फील्ड में, आप आए उसको एक बार जोर से धक्का दे दिए, फुटबॉल उड़ाते हुए जा रहा है। और अगर सरफेस स्मूथ रहेगा तो जितना वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा उतना ही वेलोसिटी से वो जाता रहेगा। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि हवा ऐसे रुकावट नहीं पैदा कर रही, हवा का भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है और फ्रिक्शन तो हम लिख ही दिए कि है ही नहीं, स्मूथ है पूरा सरफेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया है।
फोर्स के द्वारा काम तब कहा जाएगा, फोर्स के द्वारा काम तब कहा जाएगा जब बॉडी भी मूव करे और साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, मैंने जिस पॉइंट पर हम बल लगाए हैं वो पॉइंट और ये बल दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तब कहा जाता है कि वर्क डन हुआ है। इस कहानी में कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया है, बोले हमने इस बॉडी को इंपल्स दिया है, एक बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए दिया, तो हमने बॉडी में क्या दिया, इंपल्स। इस कारण से बॉडी के अंदर में चेंज इन मोमेंटम की घटना हुआ है। अभी इसका मोमेंटम 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, और अभी देख रहे हैं कि इसमें वेलोसिटी आ गया है। इसका मतलब हमने इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज किया है फोर्स लगा करके, हमने कोई काम नहीं किया इस फोर्स के द्वारा। तो हम इस प्रोसेस में लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू 0। इस कहानी में ये जो फोर्स लग रहा हमने लगाया है वस्तु पर, इस फोर्स ने इस पर कोई काम नहीं किया। काम तब कहा जाएगा जब बॉडी के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट और फोर्स दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तब कहा जाएगा कि उस फोर्स ने वहां काम किया है। और ये बात आप समझ भी सकते हैं थोड़ा इस तरीका से भी कि अगर कोई पूछता कि जो बॉडी जा रहा था उस दौरान, हम तो बोले कि जब बॉडी चल रहा था उस दौरान कोई इस पर काम नहीं हो रहा है, इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया। जनरली आप देखेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, तो हम जब काम करते हैं किसी बॉडी पर, जब हम काम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि अपना एनर्जी उसको दे रहे हैं। जब हम किसी बॉडी पर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपना एनर्जी उसको दे रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि वर्क जो होते हैं दो तरह होते हैं, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क भी होते हैं। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क होते हैं, और कुछ वर्क का मान 0 है, जिससे भी आपको यहाँ दिख रहा है कि वर्क का मान कितना है, 0। इस फोर्स ने यहाँ कोई काम नहीं किया। देखिए मैं मोटा मोटी बात पहले समझ लो कि वर्क दो तरह होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क माने किसी चीज पर आप अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो आप समझिए कि जिस पर आप वर्क कर रहे हैं उसका एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, उसका एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर में एनर्जी का मान बढ़ रहा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर किसी चीज पर आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसका एनर्जी घटा रहे हैं। समझ रहे बात है, धीरे धीरे आपको प्रूव करके दिखाएंगे जब आगे बढ़ेंगे तो, कि किसी भी मतलब की बॉडी पर अगर बहुत सारा फोर्स मिल करके काम कर रहा है, तो कोई फोर्स जो है ऐसा काम कर रहा है कि पॉजिटिव वर्क दे रहा है, कोई फोर्स ऐसा काम कर रहा है कि नेगेटिव वर्क दे रहा है, और अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा और नेगेटिव वाला कम है तो आप समझ जाइए कि जिस बॉडी पर काम हुआ है उसका एनर्जी बढ़ा है। किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बढ़ा है। समझ में कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या उसका एनर्जी बढ़ा है। तो हम लोग धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक ही पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बात धीरे धीरे हम लोग प्रूव भी कर देंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर ढेर सारा फोर्स मिल करके जब काम करता है तो उसमें से कुछ फोर्स पॉजिटिव काम करता है, कुछ फोर्स नेगेटिव काम करता है। तो पॉजिटिव फोर्स जो है, जो मतलब वर्क डन पॉजिटिव दे रहा है, वो समझो कि बॉडी की एनर्जी को बढ़ा रहा है, उसे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, गतिज ऊर्जा है कि नहीं, उसमें कुछ गति ला रहा होगा। और कुछ फोर्स ऐसा जो नेगेटिव वर्क डन करता है, समझो कोई एनर्जी को घटा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है, नेगेटिव वर्क डन कम, तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगा। और यदि किसी का पॉजिटिव वर्क डन कम है और नेगेटिव वाला वर्क डन ज्यादा है, कुछ फोर्स ऐसा जो नेगेटिव वर्क डन करेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। हम बस सारांश सुना रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क डन का मान अगर ज्यादा है तो समझ उस एनर्जी का मान घटा होगा। और हम देख रहे हैं कि इसके पास जितना शुरुआत में वेलोसिटी उतना ही वेलोसिटी तो निरंतर है भी। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी जहां जितना है वहां उतना ही है। काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला हम लोग डायमेंशन में पढ़ते थे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी। हाँ, अभी तो हम एनर्जी में घुसे नहीं, जब एनर्जी पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमको जो एक मोटा मोटी फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे कि अभी जो है इसके पास जितना वेलोसिटी यहाँ है उतना ही वेलोसिटी हर एक जगह है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई कमी और वृद्धि नहीं हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना कोई इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ना कोई इस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इस पर कोई काम नहीं हुआ है। और धीरे धीरे हम जो बात अभी समझाए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से जब हम चलेंगे तो आपको प्रूफ करेंगे। तो बस इतना समझो कि इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर कोई काम अभी हुआ नहीं है। लेकिन इसी में हम थोड़ा सा और चेंजिंग कर दें कि मान लो कि बॉडी है, हम इस पर फोर्स लगा दिए, फोर्स तो लगा दिए लेकिन सरफेस कैसा था, रफ, रुखड़ा सतह है। और रुखड़ा सतह के कारण वेलोसिटी तो दिए, लेकिन धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा।
और एक समय बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा कुछ समय के बाद। इसका जो वेलोसिटी का मान है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये जो वेलोसिटी का मान है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी का मान धीरे धीरे घट रहा है, वेलोसिटी का मान धीरे धीरे घट रहा है। ये दिखाने का मेरा तरीका है कि वेलोसिटी का मान धीरे धीरे घट रहा है। तो घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस है तो यहाँ पर कौन काम करता होगा, एक फ्रिक्शन है कि नहीं। और जब तक की बॉडी चल रहा होगा, जब तक की बॉडी चल रहा होगा तब तक की फ्रिक्शन इस पर लगता रहा होगा। जब तक की बॉडी चल रहा होगा तब तक की फ्रिक्शन इस पर लगता रहा होगा। तो हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया बर्डन का मान 0 नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो फोर्स लगा उसके द्वारा बर्डन का मान कितना आएगा, 0। हमारा जो फोर्स है F, इसने कोई काम नहीं किया है। यहां से यहां तक जाने के दौरान किसने काम किया है, फ्रिक्शन ने। और एक स्वाभाविक बात तुम समझ सकता है कि फ्रिक्शन लगने से इसका वेलोसिटी घटा होगा तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कमा होगा। इसका मतलब बताओ फ्रिक्शन नेगेटिव बर्डन करे कि पॉजिटिव बर्डन करेगा, नेगेटिव बर्डन कर रहा हो, है कि नहीं। फ्रिक्शन कैसा बर्डन कर रहा होगा, हाँ, ये नेगेटिव बर्डन कर रहा होगा, नेगेटिव बर्डन कर रहा हो। ऐसा हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही इसका जो वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जा रहा है और इसका एनर्जी भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब इस पर जो भी फोर्स काम कर रहा है वो एक नेगेटिव बर्डन कर रहा होगा, तभी इसका एनर्जी धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ने काम किया है और इस फोर्स ने काम नहीं किया है। अब देखो तुम जिससे यहाँ पर और सारा सवाल पूछ सकता है, क्या यहाँ पर mg नहीं लग रहा है, mg भी लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है। तो बारी बारी से, अभी तो चैप्टर शुरुआती हुआ है, हम जिस फोर्स के बारे में जहां पर बात करें उसी के बारे में बात करना। मान लिया कि एक बॉडी है, उस पर 10 तरह का फोर्स लग रहा है, तो हम जिस फोर्स के बारे में आपसे पूछेंगे उसी फोर्स के बारे में डिस्कस कीजिएगा कि हाँ भाई, मैंने पहला नंबर जो फोर्स है ये काम कर रहा है कि नहीं, दूसरा नंबर फोर्स है जो काम कर रहा है कि नहीं। एक एक बॉडी पर कभी कभी 4-5 फोर्स भी लगते हैं, तो हम पांचों के बारे में भी बात कर सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल बात करेंगे कि मान लिया कि हमें एक बॉडी पर 5 फोर्स लग रहा है, सबका नंबरिंग कर दिए, फोर्स नंबर 1 2 3 4 5, और हम आपसे पूछे कि बताओ तीसरा नंबर फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, तो फिर तीसरा नंबर फोर्स के बारे में सोचना है। बाकी फोर्स काम कर रहा है उसके बारे में सोचना नहीं है। हाँ, फिर जब ऐसा आएगा कि नहीं जितना फोर्स लग रहा है सब के बारे में सोचो, फिर सबके बारे में सोचेंगे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हम बोलें कि सिर्फ एफ के बारे में सोचो, तो सिर्फ एफ के बारे में भी सोचना। यहाँ पर mg के चलते क्या हो रहा है, n के चलते क्या हो रहा है, वहां पर अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भी आप समझना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम दो चीज के बारे में डिस्कस किए, एक ही वाला फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ भी mg लग रहा होगा, यहाँ भी नॉर्मल लग रहा होगा। अब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। तभी हम दो फोर्स के बारे में डिस्कस किए। इसे एक मान लो कि तीसरा एग्जाम्पल, कि मान लो कि m किलोग्राम का बॉडी है, इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉप, छोड़ दिया। m किलोग्राम के बॉडी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और ये बॉडी कहां जाएगा, नीचे। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पर mg। अब बताओ जब ये बॉडी नीचे जा रहा होगा, मान लो कुछ नीचे तक आया भी, जब ये बॉडी नीचे आ रहा होगा तो क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स इस पर लगना बंद हो गया होगा, नहीं। बॉडी जब तक नीचे आ रहा तब तक ग्रेविटेशन फोर्स लगता ही जा रहा हो, वो तो नहीं भी फिर नीचे जाएगा तो भी लगता ही रहेगा। mg ऐसा चीज है जो कि हमेशा लगता ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान ग्रेविटेशन फोर्स ने काम किया। ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया काम का मान 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, समझ रहे कि नहीं। मोटा मोटी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचाना चाह रहे हैं कि बॉडी चल रहा है और साथ साथ माने फोर्स भी चलते रहना चाहिए, माने फोर्स उस बॉडी को लेके जा रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि उस फोर्स ने काम किया। एक और एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक ब्लॉक है, इस पर मान लिया कि कोई आदमी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाते 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 इसे थोड़ा दूर तक लेके चला आया। एक आदमी है जो इस बॉडी पर क्या लगा रहा है, फोर्स, और फोर्स लगाते लगाते उसे वहां दूर तक लेके चला आया। तो इस समय अगर ये आदमी मान लिया जाए कि इस पर एफ फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगाते लगाते वहां तक ले गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान वर्क डन बाई एफ इज नॉट इक्वल टू 0। इस दौरान हम कह सकते हैं कि इस फोर्स ने काम किया, है कि नहीं। हाँ, एकदम फोर्स साथ साथ चल रहा है, बॉडी के साथ साथ चल रहा है कि नहीं। फोर्स हम साफ साफ दिख रहा है कि मतलब फोर्स ने काम किया,
अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होता, अगर क्या मान लें यहाँ पर हम फ्रिक्शन मान लें थोड़ा सा, तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन भी है तो ये भी बात समझ लो कि फ्रिक्शन ने भी काम किया, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपना कभी साथ छोड़ने वाला वो नहीं है कि नहीं। बात अलग है कि आगे जाकर हम इस बात डिस्कस कर पाएंगे कि जो हम फोर्स लगाए हैं वो बॉडी को एक्सीलरेशन देगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ाने में काम आएगा, और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो डिसिलरेशन देगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को घटाने में काम आएगा। मतलब हमारा द्वारा जो किया गया काम होगा एक पॉजिटिव वर्क डन होगा, और फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम होगा जो एक नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी घटाने में काम आएगा, है कि नहीं। ई जो है ऐसा वर्क डन है जो नेगेटिव वर्क डन है, उसकी एनर्जी को और घटाएगा, काइनेटिक एनर्जी को, आई जो है क्या करेगा उसको और बढ़ाएगा। खैर हम ही बात बता रहे हैं कि काम ये भी करेगा और काम ये भी करेगा, ये तो बात क्या बात है, फिर बाद में देखेंगे ये कैसा काम करता है और ये कैसा काम करता है। ये करेगा पॉजिटिव वर्क डन, ये करेगा नेगेटिव वर्क डन। अभी पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन पर हम जा नहीं रहे, बस ये समझा रहे कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल ऐसे देखो कि मान लिया जाए कि कोई स्प्रिंग है, कोई क्या है स्प्रिंग है, और कोई आदमी इस स्प्रिंग पर फोर्स लगा करके स्प्रिंग को क्या किया, खींचा, सही कि नहीं। तो आदमी स्प्रिंग पर फोर्स लगा, स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया वो पॉइंट पे मूवमेंट हुआ कि नहीं, और फोर्स भी क्या चला, साथ साथ चला, है कि नहीं। हम इस स्प्रिंग पर जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाए होंगे तो फोर्स भी चल रहा होगा और वो पॉइंट भी चल रहा होगा जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इस फोर्स ने स्प्रिंग पर काम किया है। इस समय इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का मान 0 नहीं होगा, सही कि नहीं। जैसे कि मान लिया जाए एक दीवार है और दीवार के दो दीवार है, सरफेस है, यहाँ पर एक मान लो जाए कि एक कोई फोम रखा हुआ या कोई ब्रेड रखा हुआ, जैसे सकून ब्रेड, है कि नहीं। अब इस दीवार से तो यहाँ पर भाई फिक्स स्केल है, अब इस पर कोई मान लिया जाए कि बल लगाएगा तो इसके डिजाइनिंग में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। हाँ इस पर क्या लगा दिए, मान लिया जाए फोर्स, हाँ इस पर मान क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए। अब फोर्स लगाने से कम वो पॉइंट में तो मूवमेंट जरूर आएगा, फोर्स लगाने से उस पॉइंट में तो मूवमेंट, हाँ पूरा सिस्टम चलना कोई जरूरी नहीं है, जिससे स्प्रिंग पूरा चला नहीं, लेकिन वो पॉइंट जरूर चला जिस पर हमने फोर्स लगाया है। हमने कहे कि हम इस फोर्स ने काम किया, उसी तरह से इस जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया वो पॉइंट चला कि नहीं चला, चला। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के द्वारा भी किया गया बटन का मान 0 नहीं होगा, सही कि नहीं। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है और नीचे का सरफेस एकदम रफ है, रुखड़ा सरफेस एकदम, और हम इस पर फोर्स लगा रहे थे। फोर्स लगाते लगाते, इसका एग्जांपल ऐसे सुनो कि मान लिया बोर्ड है और हम बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लिया फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट ऐसे हो रहा है मेरा हाथ का, तो ये मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट पर कोई मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान जो फोर्स लगता है उस फोर्स ने कोई काम नहीं किया, उस फोर्स के द्वारा किया गया बटन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसे इस बोर्ड पर हम फोर्स लगाएं तो हम फोर्स लगा रहे थे, यहाँ फिसलते फिसलते यहाँ चल गए कि नहीं, तो आपको लग रहा है कि फोर्स तो चला, लेकिन फोर्स तो चला, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वो चला नहीं चला। इसका मतलब इस दौरान उस फोर्स ने कोई काम नहीं किया। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम लोग ये समझ पाते हैं कि पहले ही तो समझो कब काम हो रहा है और कब काम नहीं हो रहा है, फिर हम लोग देखेंगे कि काम अगर हो रहा है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नहीं। फिर देखेंगे कि कौन पॉजिटिव बर्डन करता है और कौन नेगेटिव बर्डन करता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि जो पॉजिटिव बर्डन कर रहा है एनर्जी को बढ़ा रहा है और जो नेगेटिव बर्डन कर रहा है एनर्जी को घटा रहा है। कौन एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी, उससे काइनेटिक एनर्जी जिस ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है या उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी को घटा रहा है, इस डिपेंड करे पॉजिटिव बर्डन और नेगेटिव बर्डन। तो मोटा मोटी हम इसमें बात समझते हैं कि फोर्स के द्वारा किया माने वर्क डन हुआ है, ऐसा तब कहा जाएगा जब बॉडी भी मूव करे और साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव करे, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर ही बात नोट में लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू 0 if
body moves but point of application does not move. बर्डन जीरो कहा जाएगा अगर बॉडी मूव करे लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव, जैसे हाँ बॉडी तो मूव कर गया है कि नहीं, लेकिन ये फोर्स और पॉइंट आपस में कांटेक्ट रह के मूव नहीं किया। ऐसा भी नहीं कह सकते कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाए हैं वो फोर्स और वो पॉइंट दोनों साथ साथ चलना, तब कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है। तो कह रहा है कि बर्डन का मान जीरो कहा जाएगा अगर बॉडी मूव करे लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं करे, और अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर जाए और बॉडी मूव तो भी कहानी गड़बड़ है कि नहीं, कि हम जो फोर्स लगा रहे थे फोर्स में तो मूवमेंट है, जो फोर्स है उसमें मूवमेंट है लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर मूव करे और बॉडी मूव नहीं करे तो ही बर्डन का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो एक बेसिक बात है जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि कब बर्डन हो रहा और कब बर्डन नहीं हो रहा। अब हम लोग देखते हैं कि बर्डन अगर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो देखो अब तो हम अब वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले लिख रहे हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब चूंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए हमारा कहने का मतलब हुआ कि फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब कि ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। अगर कोई वैसा फोर्स के बारे में हम बात करें तब का बर्डन हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। बर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स, फोर्स चूंकि वेक्टर है और फोर्स कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि फोर्स वेक्टर कांस्टेंट, ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदले ना तो फोर्स का डायरेक्शन बदले। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक बॉडी है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और फिक्स वैल्यू है एफ न्यूटन, क्या न्यूटन, हाँ एफ न्यूटन के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर एफ बराबर 10 तो परमानेंट ही 10 है, 20 तो 20। दूसरी बात कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर लग रहा है, थीटा पर, और हमेशा ही थीटा एंगल पर ही लगता रहेगा, मतलब कि ना तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड हम बदल रहे हैं ना तो इस फोर्स का डायरेक्शन बदल रहे हैं, हमेशा ऐसा लगता रहेगा। और इस बल के लगने से मान लिया जाए कि बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम ही जानना चाहते हैं कि इस फोर्स ने कितना काम किया। फोर्स तो और लग रहे होंगे, हम बार बार बोलते हैं फोर्स तो और लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पर अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर। इसलिए हम उन सभी फोर्सों के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस फोर्स के कारण कवर किया कि किस फोर्स के कारण से मत समझ आना कि जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ एफ फोर्स के कारण चला। हो सकता है कि फोर्स आगे लगा होगा, कुछ फ्रिक्शन पीछे लगा होगा, सबका मिला जुला असर ऐसा रहा होगा कि 2 सेकेंड में बॉडी कितना चला, एस। ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एस चला इसी फोर्स के कारण। अगर यहाँ फ्रिक्शन देते तो कुछ फ्रिक्शन भी काम करता है, यहाँ तो कुछ आगे ले जाता और फ्रिक्शन कुछ पीछे रोकता, फिर दोनों मिला जुला करके 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हम निकालते कितना ही चला। तो एक मौखिक बात हम बता रहे हैं कि मान लो जाए कि फोर्स ऐसे लग रहा था और बॉडी उस समय कितना चला, एस। ई मन में विचार कभी नहीं रखना है कि एस जो है इसी फोर्स के कारण का डिस्प्लेसमेंट है, माने जो एस डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ इस फोर्स का है, हाँ इस फोर्स का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अभी हमने बताया यहाँ पर हम कर दें कि रफ सरफेस है तो रुखड़ा हो जाएगा सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन काम करते कि नहीं, तो फिर एफ का 2 टुकड़ा, एगो एफ कॉस थीटा एगो एफ, तो एफ कॉस थीटा आगे वाला आई फ्रिक्शन पीछे वाला, तो लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एसी, तो निकलेगा एक्सीलरेशन। फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ 2 सेकंड में कितना चला, 3 सेकंड में कितना चला, तो चलना अलग जगह पर है, चलना ही तो हो रहा है, इस पर जितने फोर्स काम कर रहे हैं सबका मिला जुला असर है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि इस दौरान एफ ने कितना काम किया। तो एफ को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। और हम साइड से क्या समझाते हैं कि तुम वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला पहले याद करो कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम रट्टा मारो, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ठेठ में तुम ऐसे याद करो कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है
फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर जो फोर्स काम कर रहा है वो वाला फोर्स मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट में, तब आएगा आपका वर्क डन। सही नहीं? बर्डन का मेन बेसिक ऐसे याद रख लो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स कौन वाला? जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है, जो डिस की ओर है। तो हमने एफ को तोड़ दिया, हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा एफ है कहां डिस्प्लेसमेंट की ओर है। जब इसको तोड़े दो पार्ट में, एफ कॉस थीटा और एफ, तब पता चला कि इसका जो कौन सा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट की ओर, एफ कॉस थीटा। इसका मतलब इस प्रोसेस में इस फोर्स ने कितना काम किया? एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसी को हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जैसे याद हो, एकदम रट जाना ही, तो फॉर्मूला एगो है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एफ कॉस थीटा इंटू एस। जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं हम कि फोर्स का वो वाला पार्ट है जो किधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की ओर काम कर रहा है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा था उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो जो फोर्स जिसके चलते आप बर्डन निकालना चाहते हैं उसका वैल्यू कितना था, किधर की ओर, डिस्प्लेसमेंट की ओर। जितना वैल्यू था वो लीजिए इंटू डिस, ये हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन। या इसी को हम सहरा के लिखें तो एफ एस कॉस थीटा, या तो ऐसे याद कर लो कि जिस फोर्स के चलते बर्डन निकालना चाहते हैं फोर्स से लिख लीजिए, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लिखिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा वाला कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है, हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। या तो समझ के बना सकते हैं, या तो तोड़ के बनाइए भाई कि एफ का वाला पार्ट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की ओर है इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो डायरेक्ट फोर्स लिखिए और डिस, और दोनों के बीच के थीटा का कौन वाला वैल्यू, कॉस वाला। कौन वाला वैल्यू, कॉस वाला। ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। और आप जब वेक्टर पढ़े हैं तो आपको पता चलता होगा कि एफ एस कॉस थीटा का मतलब एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा का मतलब एफ डॉट एस। और ये भी समझ में आता होगा कि एस होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये सब बात हम लोग वेक्टर में ही पढ़े, सही कि नहीं, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से ये सब जो फॉर्मूला है तब हम लगा सकते हैं जब पूरा का पूरा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, पूरा पूरा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला है। अच्छा, इससे एक चीज और निकल से निकलता है, फॉर्मूला तो मेन यही है, इतना ही याद करेंगे हम लोग, और सब इसी पर हम लोग का पूरा चैप्टर घिंचाएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस या एफ डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ से एक बात और समझ में आया कि चूंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, हाँ, बाकी छोटा मोटा बात आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं कि पहला बात तो वर्क क्या है, स्केलर है, ये तो होना चाहिए भाई। वर्क क्या है, स्केलर। बोले स्केलर क्यों है, हम लोग पढ़ते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो फोर्स भी स्केलर, ई वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, आई कौन प्रोडक्ट आया, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए क्या हुआ, स्केलर। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है हम ही समझाते हैं आपको कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पहले ही बात बताए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ से आप 10 जाते हैं और फिर 10 आते हैं तो बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हम यहाँ से यहाँ जाने के दौरान काम किए 100 जूल और फिर आने के दौरान काम किए 100 जूल तो काम बराबर 0, ऐसा संभव। इसका मतलब है कि वर्क जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इस तरह से हम समझते हैं कि वर्क क्या है, स्केलर है। ये तो बाद में तो बस मैथमेटिकली हम लोग समझ जाते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, ये तो रटने वाली बात है। लेकिन पहले हम समझ चुके हैं कि वर्क क्या है, स्केलर है, क्योंकि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कहाँ काम कर रहा है, 10 मीटर जाते हैं 10 मीटर आते हैं तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बराबर 0। लेकिन ऐसा थोड़े कि आप 100 जूल काम करते गए फिर 100 जूल काम करते आए, जाने दौरान 100 जूल काम किया आने दौरान 100 जूल काम किए तो काम बराबर 0 नहीं होगा। इसका मतलब वर्क क्या है, स्केलर। फिर बाद में जब वर्क डिफाइन हुआ एफ एस कॉस थीटा और इसे बोला गया एफ डॉट एस, तब हमने समझा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो वर्क क्या हो गया, स्केलर। अच्छा, वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। वर्क हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अभी आप देखेंगे जब निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 0 से 90 के बीच है तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, है कि नहीं।
लेकिन अगर कोष्टक का वैल्यू मान लिया जाए 90 से 180 के बीच में चला जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो बर्डन का मान नेगेटिव ही आएगा, है कि नहीं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। दूसरा बात है कि बर का एसआई मात्रक क्या है, जूल एसआई मात्रक, और बर का सीजीएस में क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ग बोलते हैं, और 1 जूल का बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। और बल का हम लोग वर्ग का डायमेंशन पढ़े थे ml2 t-2, ml2 t-2, ये तो डायमेंशन है, हाँ बहुत काम आएगा आगे जाकर के, वर्ग का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन खूब काम आता है। और तो कुछ इसमें बचा नहीं, ml2 t-2। अच्छा, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस, तो फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, और कॉस्ट का तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं, तो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह से अर्ग को बोलते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर तो अर्ग कहलाएगा, और न्यूटन इंटू मीटर रहेगा तो जूल कहलाएगा। ये बेसी बात है। तो मेन फॉर्मूला क्या हुआ, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ना फोर्स का मैग्नीट्यूड बदले ना। तो उसी पर बात करते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क बराबर 0, वर्क बराबर 0 हो सकता है यदि F बराबर 0 हो, या तो S बराबर 0 हो, या तो कॉस थीटा बराबर 0 हो, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो है कि नहीं। वर्क 3 केस में 0 हो सकता है, या तो फोर्स 0 हो, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 90 डिग्री, फोर्स और डिस के बीच का कोण क्या डिग्री हो। जैसे कि मान लिया जाए कोई ब्लॉक है, आई ब्लॉक चला गया यहां से लेकर के यहां तक गया, ठीक है भाई, ब्लॉक यहां से यहां तक गया, तो बताओ कि इस दौरान ग्रेविटेशन ने कितना काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, तो हम लिखेंगे बर्डन का मान 0 है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया बर्डन का मान यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे, और बॉडी चल रहा है आगे, इधर है डिस्प्लेसमेंट इसका, सही कि नहीं। तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, इस फोर्स के कारण कितना बर्डन का मान आएगा, 0, है कि नहीं। लेकिन जो ले जाने के दौरान मान लो जाए कि कोई एक फोर्स था जो कहां लेके जा रहा है इसको, ऐसे समझ रहे कि नहीं, अगर F फोर्स इसे लेकर के जा रहा है तो F के द्वारा किया गया बर्डन का मान 0 नहीं होगा, नहीं होगा। F तो उधर है जिधर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन mg उधर है जिधर डिस्प्लेसमेंट है। मान लो यहाँ फ्रिक्शन भी रहता तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता, पीछे, है कि नहीं, फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होता, पीछे। हम धक्का दे रहे हैं, रगड़ भी खा रहा है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। आप इस कहानी में समझ सकते हैं कि हम जो फोर्स लगाएं आगे ना F, ये तो किधर है डिस्प्लेसमेंट की ओर। इस कहानी में एक मोटा मोटी हम समझा रहे हैं कि बर्गनन भाई अगर कोई बोले कि F, तो सीधा सीधा आंसर होगा F इंटू एस आई इंटू कॉस 0 डिग्री। लेकिन कोई बोले बर्गनन भाई फ्रिक्शन, तो होगा फ्रिक्शन फोर्स आई इंटू एस आई इंटू कॉस 180। लेकिन कोई बोले कि बर्गनन भाई ग्रेवी, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स आई इंटू एस आई इंटू कॉस 90, तो कितना आएगा आंसर ही। हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सही कि नहीं, कि अगर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, इसका मतलब वो फोर्स काम नहीं कर रहा है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कैसा बर्डन होगा, पॉजिटिव, ये कैसा बर्डन होगा, निगेटिव, और ये कितना आएगा, 0। तो ये भी बात क्लियर हो गया कि बर्डन पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव भी और 0, सही कि नहीं। एक बात और समझे कि इसे कि हम लोग एक रस्सी में एक ब्लॉक को ऐसे बांध दिए, ठीक है, ये रस्सी में ब्लॉक को ऐसे बांध दिया गया, और ये ब्लॉक इस प्रकार से आगे पीछे हो रहा है। मान लो यहां से आगे जाना, फिर यहां से इधर आना, इस तरह से ब्लॉक मान लिया कर रहा है। तो जब भी इस तरह से आगे पीछे करता होगा तो टेंशन तो हमेशा इधर काम करता होगा। टेंशन के बारे में समझिए, है कि नहीं। एक तरह से देखा जाए तो बॉडी कौन मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, कौन मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। हाँ, एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ पर चल रहा है कि नहीं, ठीक है भाई।
तो हम ही बात पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? टेंजेंट। और जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, जो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर जाए वही सेंट्रीपेटल फोर्स है। कभी टेंशन सेंट्रीपेटल फोर्स था, कभी फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स था, कभी नॉर्मल सेंट्रीपेटल फोर्स है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स है। जो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर जाए, कभी टेंशन सेंट्रीपेटल फोर्स है कि नहीं? तो आप समझ रहे होंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो था हमेशा कहाँ काम करता है? सेंटर की ओर। अगर माना जाए तो यहाँ सेंटर हुआ कि नहीं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बात अलग है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन क्या डिग्री है? 90 डिग्री। और ये तो सर्कुलर मोशन में परमानेंट होता है। सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपेटल फोर्स होते हैं अंदर की तरफ लगने वाले, वो हमेशा बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट से कई डिग्री। इसका मतलब बात कंफर्म समझ लो कि सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रीपेटल फोर्स किसी तरह का कोई बर्डन नहीं कर रहा है। सर्कुलर मोशन के दौरान कौन वाला फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स किसी तरह का बर्डन नहीं कर रहा है, क्योंकि हर हमेशा थीटा का मान कई डिग्री पर जाएगा? 90 डिग्री पर। तो ये बात में हम लोग को जानकारी थोड़ा होना चाहिए कि इन सर्कुलर मोशन no any work is being done by centripetal force. सही करें? Because थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या है? F और S के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्क के बीच का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन का तो बार बार चेंज होगा ना, तो टेंशन में तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो हर हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स किसी तरह का कोई बर्डन नहीं करता है कि नहीं? सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा किया गया बर्डन का मान कितना होता है? हमेशा 0 होता है। कोई लिख दे कि इन सर्कुलर मोशन नो एनी वर्क इज बीइंग डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स किसी तरह का कोई काम नहीं करता है। तुम खैर ये तो अलग बात है, तुम बता रहे थे कि कब वर्क का मान 0 होगा। ये तो पहले देखवे किए थे कब 0 होगा, कब वर्क कहा जाएगा, कब वर्क नहीं कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि बल लग भी रहा है तो बर्डन का मान 0 आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सही कि नहीं?